आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग एक बर्निंग टॉपिक समान नागरिक संहिता पर विचार विमर्श कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता को यूसीसी का अर्थ हो गया समान यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। अब भारतीय संविधान की बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिया हुआ है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 44 को अगर आप देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करवाने का प्रयास करेगा। इसमें कहा गया है कि राज्य यानी कि भारत, राज्य का अर्थ है भारत, जो भी सरकार उस समय रहेगी भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों, समस्त राज्य क्षेत्र का मतलब हुआ कि भारत में जितने राज्य हैं, जितने केंद्र प्रशासित राज्य हैं, सब के राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए, जो भी नागरिक हैं, इसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या यहूदी हैं या पारसी हैं, जितने हैं सभी के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 में यह बात कही गई है भारतीय संविधान के भाग 4 में। अब इसके बारे में अगर देखें कि इसका तात्पर्य क्या है तो इसको समझने की आवश्यकता है। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का अर्थ क्या है, तो पहले प्रत्येक नागरिक का अर्थ हम समझ लेते हैं। इसका दो संदर्भों में महत्व को देखा जा सकता है या दो अर्थ इसके हैं। पहला और मुख्य अर्थ तो यही है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, बौद्ध हो या जैन हो, पारसी हो या यहूदी हो, भारत में देखें तो इस तरह से 8 धर्म के लोग मुख्य रूप से रहते हैं। विश्व में 11 धर्म प्रचलित हैं, मुख्य धर्म हैं, और 11 धर्म के लोग रहते हैं भारत में। लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बाद आप आइए तो बौद्ध, जैन और यहूदी और पारसी, ये 8 धर्म के लोग मुख्य रूप से रहते हैं। तो 8 धर्म के लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता या कानून बनाए जाएंगे। दूसरी बात इसका अर्थ यह है कि नागरिक का अर्थ हुआ जो भारत में निवास करने वाले भारतीय सिटीजनशिप हैं, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हैं। तो कहने का मतलब पहला सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोगों के लिए, और दूसरा स्त्री और पुरुष में भी कोई भेद नहीं किए जाएंगे। तो इसका प्रत्येक नागरिक का अर्थ इन्हीं दोनों संदर्भों में देखने की आवश्यकता है और देखा गया है। खास करके पहला जो है सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों के संदर्भ में इसका अर्थ लिया जाता है। अब दूसरी बात है कि एक समान नागरिक कानून, ये एक समान नागरिक कानून को समझने की आवश्यकता है कि एक समान नागरिक कानून का अर्थ क्या है। एक समान नागरिक कानून की बात करें तो कानून को जरा देखें, लॉ को देखें तो भारत के जो लॉ हैं, भारत की बात मैं कर रहा हूं, इस लॉ को 2 संदर्भों में देखा गया है, व्याख्या किया गया है। पहला आपराधिक मामलों से संबंधित कानून और दूसरा दीवानी या सिविल मामले से संबंधित कानून। आपराधिक मामलों से संबंधित कानून के संदर्भ में प्रारंभ से ही, यानी कि भारत की स्वतंत्रता से पहले और जब संविधान लागू हुआ 1950 26 जनवरी से ही यहाँ पर समानता पर आधारित है। यानी कि आपराधिक मामले में अगर कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी निवासी किसी प्रकार के अपराध करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर जो मुकदमा चलाया जाता है वह समानता पर आधारित होगा। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, बौद्ध हो या जैन, सिख हो या ईसाई, पारसी हो या यहूदी, तो उन पर एक समान संहिता के हिसाब से उनको समान रूप से दंडित किया जाएगा। अगर मान लीजिए 10 साल की सजा हुई तो चाहे किसी भी धर्म के हों उनको 10 साल की सजा दी जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, थोड़ा प्रसंग बस मैं चर्चा को उठा देता हूं। जैसे हमारे यहाँ आईपीसी जो था अब उसका नाम बदल करके बीएनएस कर दिया गया है। बी से हुआ आपको भारतीय न्याय संहिता, बी से भारतीय हो गया, एन से हो गया न्याय और एस से हो गया संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। अब देखिए इस देश की विडंबना क्या है कि ये आईपीसी की धारा जो है 1860 में बना था
1859-60 की ये प्रक्रिया है। 1859-60 के लगभग 100 वर्ष के बाद 1947 में 90 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ, और जब सरकार बनी अपनी तो इसको बदलने की कोशिश नहीं की गई, वही वैसे ही रह गया। ये एक बिना आश्चर्य की बात है कि जिस अंग्रेज का हम विरोध करते रहे कि उन्होंने भारत को शोषण किया, भारत को गुलाम बना करके रखा, तो उसके जाने के बाद उन सारे कानूनों और नियमों को समय के हिसाब से पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए, फिर से इसकी रचना होनी चाहिए, लेकिन नाम तक में परिवर्तन नहीं हुआ और तो बात हटा दीजिए। तो भारतीय न्याय संहिता जो है यह 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। इससे पहले आईपीसी ही 1860 वाली चल रही थी। अब आईपीसी में यानी कि जो पुरानी कानून थे उसमें हत्या के लिए 302 दफा लगता था, जिसकी चर्चा भी हम लोग कर रहे थे। अब उसको बदल करके 103 दफा नंबर यानी कि धारा 103 में कर दिया गया है। ये बहुत बर्निंग टॉपिक है। इस बार जितनी परीक्षाएं होंगी उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसका नाम क्या रखा गया, ये बीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, हत्या के लिए 302 को अब कहाँ किस धारा में लाया गया, ये पूछे जा सकते हैं। तो अब इसे 103 धारा कर दिया गया है, 302 समाप्त हुआ, यानी वहां पर दूसरी बात कही गई है। उसके बाद धोखाधड़ी जो 420 था, लोग कहते थे बोलचाल में कि 420 है यानी धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति है, उसे भी वहां से हटा करके उसे 318 धारा में कर दिया गया है। और रेप जो काफी अभी कोलकाता को उसके संदर्भ में देखें, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में देखें तो कितना बड़ा विवाद है, और हमारे यहाँ आए प्राय दिन हुआ करता है। अभी गाजियाबाद की 2-3 दिन पहले की घटना है। तो इस तरह से रेप के लिए 376वां धारा था, उस धारा को ही बदल करके 64वां धारा कर दिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन संदर्भों में अगर कोई व्यक्ति है और उनको अगर फांसी की सजा दी गई, हत्या के संदर्भ में या रेप के संदर्भ में या धोखाधड़ी के संदर्भ में 4 साल की सजा दी गई, तो उसमें धर्म नहीं देखा जाएगा, समानता पर बातचीत होगी। उसमें संप्रदाय नहीं देखा जाएगा, समानता पर बात होगी। उसमें लिंग नहीं देखा जाएगा, समानता की बात होगी। तो भारत में आपराधिक मामलों में से संबंधित कानून में समानता पर बातचीत की गई थी। वो समानता पर आधारित प्रारंभ से ही 1947 से ही रहा है। संविधान जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से ही रहा है। अब एक दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष है दीवानी। दीवानी का अर्थ हुआ सिविल, सिविल का अर्थ हुआ कि वैसे मामला जो आपराधिक मामलों से नहीं जुड़ा हुआ है, वो सभी मामले मुख्य रूप से दीवानी या सिविल में आ जाएंगे, यानी नागरिक कानून में आ जाएंगे। इनके संदर्भ में हमारे यहाँ भेदभाव रहा है, हमारे यहाँ भेदभाव रहा है, और ये धार्मिक मान्यताओं एवं परंपराओं पर आधारित कानून रहे हैं। ये स्वतंत्रता के समय ही संविधान सभा में इस पर बहुत विस्तार से विचार विमर्श किया गया, और विस्तार से विचार विमर्श हुआ। उन संदर्भों में अगर देखा जाए तो क्या क्या बातचीत हुई, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहले देख लें कि दीवानी या सिविल मामले में विषय कौन कौन आते हैं जो आपराधिक मामलों से अलग हैं। तो मुख्य रूप से इसमें 6 विषय आते हैं, याद रखेंगे। 5 तो पक्का ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला विवाह है, जिसका सबसे पहला क्या है, विवाह। दूसरा तलाक है। तीसरा आपको बच्चों को गोद लेने का अधिकार है। चौथा उत्तराधिकार से संबंधित कानून है, और अगला भरण पोषण से संबंधित कानून है। ये 5 दिमाग में रखना है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, विवाह से संबंधित कानून, तलाक से संबंधित कानून, तीसरा गोद लेने से संबंधित कानून, चौथा उत्तराधिकार से संबंधित कानून, पांचवा भरण पोषण से संबंधित कानून, और छठा कानून जो है वह है आपको विरासत से प्राप्त चीजों के लिए कानून। तो कुल मिलाकर के ये 6 बातें विषय जो हैं वो आपको सिविल में आ जाएंगे, नागरिक कानून में आ जाएंगे, जो अपराध से अलग है। इन 6 संदर्भों में हर एक धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए अलग व्यवस्था, इस्लाम धर्म के लिए अलग व्यवस्था, पारसी के लिए अलग, जैन के लिए अलग, बौद्ध के लिए अलग, और अन्य जितने धर्म हैं उन सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था करने की बात की गई। यही आपको यहाँ पर चले आ रहे थे पहले से, देश की स्वतंत्रता से पहले से, चूंकि वहाँ पर उस तरह के आधुनिक प्रकार के कानून हमारे यहाँ नहीं थे और परंपरा से चीज़ों को गाइड किया जाता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो होना चाहिए वह नहीं हो पाया। तो सिविल से बने ये समान नागरिक संहिता का अर्थ यही है कि इन 6 संदर्भ में भी जैसे आपराधिक के संदर्भ में समानता पर आधारित कानून है कि अगर किसी ने हत्या किया
और अगर जुर्म गंभीर है तो फांसी की सजाएं होगी। उसी तरह से विवाह के संदर्भ में भी समान कानून होना चाहिए। जैसे यहाँ धर्म नहीं देखा गया, उस तरह से यहाँ भी धर्म नहीं देखा जाना चाहिए। तो इस तरह की बातें हैं और इस तरह की बातों को लेकर के संविधान सभा में एक गर्मा गर्म बहस हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में अंबेडकर जी थे, के.एम. मुंशी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। इन सारे लोगों ने और इनके साथ दर्जनों नहीं कम कई दर्जन संविधान सभा के माननीय सदस्यों ने इसके पक्ष में विचार दिया कि समान नागरिक संहिता को तत्काल लागू किया जाए, अर्थात इसे भाग 3 में रखा जाए, राज्य के भरोसे नहीं छोड़ दिया जाए कि प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। 75 वर्ष हो गए, अभी तक प्रयास ही हो रहे हैं, तो तत्काल लागू किया जाए। अंबेडकर जी इसके बहुत बड़े पक्षकार थे और उन्होंने कहा, जोर देकर के कहा कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। किंतु नेहरू के प्रभाव से, और नेहरू जी इसके विरोधी थे, यहाँ पर समान नागरिक संहिता को नहीं लागू किया गया और इसके जगह पर उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को लागू कर दिया। ये हिंदू विवाह अधिनियम के संदर्भ में ही अंबेडकर जी, जो प्रथम भारत की सरकार बनी थी 1951-52 के चुनाव के बाद, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि 1951-52 में भारत में पहली बार चुनाव हुई और पहली सरकार बनी। उसके जो विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे, वो अंबेडकर जी को बनाया गया और इन्हीं बातों को केंद्र में रख करके अंबेडकर जी को इस्तीफा दिलवा दिया गया शब्द मैं ये कह रहा हूं कि सिचुएशन ऐसा बनाया गया नेहरू और नेहरू के समर्थकों के द्वारा कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। अंबेडकर जी का कहना यह था कि ये हिंदू विवाह अधिनियम क्यों लाया जा रहा है, ये सभी के लिए एक समान अधिनियम लाना चाहिए। इस हिंदू विवाह अधिनियम पर किसी दिन विस्तार से मैं बातचीत करूंगा, लेकिन तत्काल इतनी बात ध्यान में रखी जाए कि इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख इसको रखा गया। हिंदू धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोगों पर यह लागू था और इससे मुक्त कौन कौन थे, तो ईसाई मुक्त थे, इस्लाम वाले मुक्त थे, इस्लाम धर्म के लोग मुक्त थे, ईसाई धर्म के लोग मुक्त थे, उसके बाद यहूदी धर्म के लोग मुक्त थे और इसके बाद पारसी धर्म के लोग मुक्त थे। तो कुल मिलाकर के जो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, ये 4 जो हिंदू धर्म के अंतर्गत आते थे, उन पर यह कानून थोप दिया गया। अंबेडकर जी का यही कहना था, इससे कई प्रकार की समस्याएं विकसित होगी और जोर देकर के उन्होंने कहा कि विकास की प्रक्रिया इससे बाधित हो जाएगी और जितनी सकारात्मक चीज हैं वह समाज में ठीक से निवेशित नहीं हो पाएगा या भेदभावपूर्ण कानून होंगे, इससे समस्या बढ़ेगी। और इन्हीं संदर्भों में हम देखते हैं कि नेहरू जी की बात आगे बढ़ती चली गई और अंबेडकर जी को अंत में इस्तीफा देना पड़ा कानून मंत्री के रूप से और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाए गए 1956 में। ये भी उसी प्रकार से भेदभावपूर्ण कानून था। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि नेहरू जी ने संविधान सभा के और को प्रभावित करते हुए और बाद में इन दोनों कानूनों के माध्यम से एक प्रकार के सांप्रदायिक स्टैंड को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि समान नागरिक संहिता जो एक आवश्यक चीज था नए राष्ट्र के लिए, उसको उन्होंने दबाने का प्रयास किया और ये हो भी गया। उसके बाद आइए सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के समय की बात मैंने रखा, स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1-2 बार नहीं, दर्जनों बार, नेट पर उपलब्ध है, आप इसे देख सकते हैं, बस गूगल करके पूछ लीजिए या किसी प्रमाणिक कुछ पुस्तक में आप देख लें जिन्होंने इस पर विचार विमर्श किया है। आप डी.डी. बासु की किताब या जो भी किताब आप देख सकते हैं कि 1-2 बार नहीं, दर्जनों बार समान नागरिक संहिता के विषय में सरकार को कड़े शब्दों में निर्देश दिया है कि आप समान नागरिक संहिता जल्दी से जल्दी लागू करें। इन संदर्भों में सबसे पहले देखा जाए तो जो प्रमुख घटना है उसकी चर्चा में बाद की चर्चा कर देता हूं। पहली बात, केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 1977 ईस्वी में स्पष्ट रूप से कहा था, न्यायाधीश सिकरी ने, कि ये वांछनीय है या वांछनीय का अर्थ समझ सकते हैं, आवश्यक है, लेकिन हम लागू नहीं कर सकते। इसको लागू करने का राइट जो है या दायित्व जो है वो विधायिका को है, तत्कालीन सरकार को है या जो भी सत्ता में है उनका है। इस कोर्ट का काम नहीं है, न्यायपालिका काम, सर्वोच्च न्यायालय का कार्य नहीं है। हम बस इतना कह सकते हैं कि तत्कालीन सरकार पे आग्रह करेंगे या आज्ञा दे रहे हैं कि इसे यथाशीघ्र लागू करें।
तो इस तरह के कठोर वक्तव्य 1973 में केशवानंद भारतीवाद में ये समान नागरिक संहिता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। उसके बाद 1982 के एक बाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यूसीसी के बारे में यानी कि समान नागरिक संहिता के विषय में स्पष्ट रूप से अपना विचार दिया कि सरकार को जल्दी से जल्दी शीघ्रता के साथ यूसीसी को लाना चाहिए। फिर साहमानुवाद हुआ 1985-86 में, जानते ही होंगे, बहुत विवादित बहुत चर्चित वाद रहा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, राजीव गांधी की सरकार ने उस निर्णय को सीधे पलट दिया, सीधे उल्टा। तो इस तरह से उसके लिए उन्होंने जो है सो संविधान संशोधन कर दिया। तो साहमानुवाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कठोर टिप्पणी करते हुए वहां उन्होंने कहा था वांछनीय है, और यहाँ कहा कि ये जो अनुच्छेद 44 है जिसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है, यह मृत पत्र है। उन्होंने कहा कि मर गया है यह पत्र। यह एक तरह से विधायिका और कार्यपालिका पर करारा तमाचा था, लेकिन लोग जीवित रहेंगे तब तो तत्कालीन सरकार ने इसके बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया। सरला मुद्गल के केस 1995 में आया, उसमें भी इस वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के संदर्भ में कठोर टिप्पणी करते हुए सरकार को निर्देश दिया था कि आप अतिशीघ्र इस पर काम करें। फिर उसके बाद देखते हैं 1905 के एक पादरी संबंधी विवाद था, ईसाई पादरी संबंधी, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि आप इस तरह से समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करें। और उसके बाद 1919 के एक मुकदमा में, कई दर्जनों मुकदमा में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्टैंड दिया। जब इसी वर्ष 2024 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किला से बोल रहे थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आगे में ही बैठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि समान नागरिक संहिता लाने का उपयुक्त समय हो गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे पहले, उनके दिमाग में शायद यही बात रही होगी कि इससे पहले के जितने प्रधानमंत्री थे वो भी इसी तरह से बोलते हुए निकल गए, और ये भी 10 साल के बाद अब 11वें साल के लिए जब आए हैं तो इसमें यह काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो एक प्रकार की चुनौती के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के जज ने उन्हें देखते हुए देखा कि देखते हैं कि शेष 4 वर्ष में आप क्या करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी कार्यपालिका और विधायिका इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई चुनौती और परामर्श को अभी तक नहीं कर पाए हैं। अब आप आगे बढ़ करके देखते हैं कि ये समान नागरिक संहिता कहाँ कहाँ लागू है। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में देखा जाए तो फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे पहले 1804 ईस्वी में 1803-4 में हम देखते हैं कि इसे लागू किया था फ्रांस में। उनके जो सिविल सुधार थे, नागरिक संहिता उसका था, वो ग्रेनाइट पर रखा हुआ था। ग्रेनाइट का अर्थ हुआ कि काफ़ी मजबूत। फ्रांस की जो मजबूती आप देख रहे हैं उसमें इस संहिता की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत में देखें तो गोवा में 1962 में, चूंकि पुर्तगालियों का राज्य था, वहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू थे, और उसके बाद जब वो गए तो 61 में उनका जाना हुआ, और 62 में हम देखते हैं कि ये कंटिन्यू कर गया, तो समान नागरिक संहिता वहाँ पर लागू है। कहाँ? गोवा में। उत्तराखंड ने 7 फरवरी 2024 को इसे अपनी न्यायपालिका में न्यायपालिका में पारित किया, अपनी विधायिका में यानी विधानसभा में पारित कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति महोदया यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी इस पर सिग्नेचर कर दिए, और 13 मार्च 2024 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गया, जो लगभग अब 6-7 महीना हो गए हैं और वहां पर स्मूथली एक वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं भारत में अभी तक कहां तो उत्तराखंड, गोवा में और अन्य कई राज्य इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और काम करने की आवश्यकता है। अब देखें तो ये विश्व में पहले लागू कहां है, इसकी चर्चा हम कर लेंगे विवाद के संदर्भ में। पहले इसका प्रभाव देखें कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों इस पर बल दिया। अंबेडकर जी ने या के एम मुंशी ने या कृष्णाचार्य ने इस पर क्यों बल दिया, और बहुत सारे सदस्यों ने। इसका सबसे बड़ा कारण है कि समाज इससे सशक्त होगा। सबसे पहली बात, बहुविवाह खत्म होंगे। कौन सी खत्म होंगे? बहुविवाह। आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म में, ईसाइयों में, यहूदियों पर, चूँकि ये जो हिंदू विवाह अधिनियम है ये लागू नहीं है, तो इस संदर्भ में बहुविवाह वहाँ प्रचलित है तो वह समाप्त होगा। बहुविवाह जैसे ही समाप्त होंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण को बल मिलेगा।
महिला सशक्तिकृत होगी और उनकी स्थिति सुदृढ़ होगी। अगला, पंथ निरपेक्षता लागू होगा। अभी नाना प्रकार के भेदभाव हैं, जैसे विवाह संबंधी, तलाक संबंधी, गोद लेने संबंधी या अन्य प्रकार के उत्तराधिकार संबंधी कानून में नाना प्रकार के भेदभाव हैं। इससे एक पंथ निरपेक्ष वातावरण नहीं बन पाता है। पंथ निरपेक्ष वातावरण बनाने के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। तो पहला, बहुविवाह का अंत। दूसरा, पंथ निरपेक्षता को बल मिलेगा और समाज कुछ वर्षों के बाद, जैसे आज अगर यूसीसी लागू हो गया तो 2, 4, 5, 10 वर्षों के बाद समाज में एक समरसता जैसी चीजें स्पष्ट रूप से दिखेगी। अगला, राष्ट्रीय विकास को बल मिलेगा। आज ही मैं क्लास में चर्चा कर रहा था कि राष्ट्रीय विकास जो है या अर्थव्यवस्था के संदर्भ में या ज्ञान विज्ञान आदि के क्षेत्र में जब तक समाज में एक प्रकार की स्थिरता नहीं आएगी, एक व्यवस्थित रूप नहीं आएगा, तब तक विकास की प्रक्रिया प्रॉपर वे में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आप गौर करके देखें कि अमेरिकी समाज हो या फ्रांस की समाज या ब्रिटेन की समाज, उन्होंने जो विश्व को लीड किया है या कर रहा है, तो वहाँ पर इस सब तरह की चीज़ें बहुत पहले लागू हो गई। लागू होने के 5-10 वर्ष के बाद उसके प्रभाव दिखते हैं। और जो समाज विकसित नहीं होगा, जिसकी सोच आधुनिक नहीं होंगे, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें जब तक 2-4 दशक तक लागू नहीं होंगे, तब तक उसका प्रभाव नहीं दिखता है। तो विकास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कहीं से ला करके लगा दिया जाए, पहले समाज को उस अनुरूप अपने आप को ढालना होगा। तो राष्ट्रीय विकास को इससे बल मिलेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात हमने कर दिया। जनसंख्या नियंत्रण पर भी बल मिलेगा। भारत की जनसंख्या मोटे तौर पर 1 अरब 40 करोड़ हो गए और चीन की आबादी भी लगभग इतनी ही है और चीन का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना अधिक है। संसाधन के स्तर पर देखें या अन्य संदर्भों में देखें तो चीन हमसे काफ़ी आगे है और आबादी के संदर्भ में लगभग बराबर हैं या 2-4 करोड़ भारत की आबादी बढ़ ही गई होगी। अमेरिका को देखें तो लगभग 35-36 करोड़ आबादी है और उसकी जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो हमसे लगभग 3 गुना ज़्यादा है। 3 गुना से 32 करोड़ यहाँ है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर, और वहाँ आपको 96-98 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के जनसंख्या नियंत्रण एक आवश्यक तत्व है और निश्चित रूप से बहुविवाह जब बंद होंगे तो जनसंख्या नियंत्रण पर वर्क होगा। अब आते हैं विवाद का मुद्दा क्या है। विवाद के मुद्दा में सबसे पहली बात यह कहा जाता है कि समान नागरिक संहिता इस्लाम धर्म के से गहरा संबंध रखता है और खास करके मुसलमान भाइयों पर टारगेट किया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता जब लगाए जाएंगे तो उनके जो 4 विवाह होते हैं उस पर रोक लग जाएगा और ये 4 विवाह का संबंध है इस्लाम धर्म से है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत क्यों मैं कह रहा हूं तो इसका पक्ष में तर्क यह है कि अगर इस्लाम धर्म से इसका गहरा संबंध होता तो सीधा मोटी बात मैं बता रहा हूं कि सऊदी अरबिया में आपको समान नागरिक संहिता लागू नहीं होता, इंडोनेशिया में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होता, तुर्की में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होता, मलेशिया में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होता, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, ये सब मुस्लिम देश हैं। तो तुर्की, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब मुस्लिम बहुल देश हैं। खास करके सऊदी अरबिया में तो मोहम्मद साहब का जन्म ही हुआ। पूरे विश्व में इस्लाम धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है वो सऊदी अरबिया है और वहाँ पर आपको समान नागरिक संहिता लागू है। इसका अर्थ है कि इसका बहुत गहरा संबंध इस्लाम धर्म से नहीं है। हाँ, इस्लामिक परंपरा में जैसे हमारे यहाँ आपको कभी पर्दा प्रथा, हमारे यहाँ कभी जो है सो सती प्रथा, हमारे यहाँ कभी बहुविवाह, हमारे यहाँ छुआछूत, इस तरह की परंपराएं आ गई थी कालक्रम में और धीरे धीरे कालक्रम में समाप्त होती जा रही है और हो गई है बहुत सारी चीज़ें, बाल विवाह जैसी चीज़ें और इस तरह सती प्रथा जैसी चीज़ें। उसी तरह के इस्लाम से इसका संबंध ऊपर से है और अगर गहरा संबंध होता तो कम से कम अरब, सऊदी अरब में तो लागू नहीं होता ये। तो इस तरह से हम देखते हैं और इसके अतिरिक्त भी कई देशों में जैसे जापान में लागू है, यूएसए में लागू है, जितने विकसित देश आपको दिख रहा है उस सभी में समान नागरिक संहिता लागू है और इसका विकास से बहुत गहरा संबंध है। तो इस तरह से विवाद का जो मुद्दा है कि इसमें कहा जा रहा है कि इस्लाम धर्म को टारगेट किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। वस्तुतः तुष्टीकरण की नीति के तहत
नेहरू के समय से हैं, 1950 से हैं, इसे अभी तक रखा गया। और चूंकि बहुत दिन तक कोई सुविधा किसी को मिल जाता है, चाहे गलत ही बात क्यों ना हो, तो लोग उसको बनाए रखना चाहते हैं। जैसे सती प्रथा को जब हमारे यहाँ समाप्त किया जा रहा था 1829 में, तो उस समय देवेंद्रनाथ टैगोर के विरुद्ध है या राजा राम मोहन राय के विरुद्ध है या इस तरह के लोग जो उसके विपक्ष में थे और काम कर रहे थे, उनके विरुद्ध गालियां दी जा रही थी कि हिंदू धर्म को समाप्त करने जा रहा है। लेकिन 50 वर्ष के बाद पता लगा कि सती प्रथा को खत्म होने से कितना भारतीय हिंदू समाज को लाभ हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुल ट्रिपल तलाक के संदर्भ में भी देखा जाए तो कुल मिलाकर के इसका संबंध इस तरह से नहीं है और न किसी को टारगेट किया जा रहा है। और रही बात पूछने की, तो पूछ करके इतने बड़े देश में कुछ भी लागू नहीं किया जाएगा। सरकार को चाहिए, सुझाव मेरा यही है कि शीघ्र से शीघ्र यूसीसी को लागू करना चाहिए। वस्तुतः भारतीय सरकार पिछले ही टर्म में इसे लागू कर देता, सरकार लागू अगर कर देती तो अच्छी बात होती, लेकिन इस टर्म में इसे निश्चित रूप से लागू करना चाहिए, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, जो कानून के पहरेदार हैं, जो संविधान के रक्षक हैं, वो एक बार नहीं दर्जनों बार सभी पार्टी की सरकार से यह आग्रह किए कि आप यूसीसी जल्दी से जल्दी लाइए। भारतीय संविधान में अंबेडकर जी जैसे लोगों ने इसका पैरोकार किया था और इसे अभी तक नहीं लाया गया। ये केवल वोट बैंक की बात है, तुष्टीकरण की बात है। भारतीय समाज को अगर विकसित करना है, भारत को अगर विकसित बनाना है, तो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लागू किया ही जाना चाहिए। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करता हूं। अगला वीडियो फिर जल्दी ही आप लोगों के सामने रखा जाएगा। धन्यवाद।